सिम्टम कौन कौन से होते हैं हाइपोथायराइडिज्म? सर फटीग, फैटीग होता है और हेयर लॉस, हेयर लॉस, कॉन्स्टिपेशन, हेयर लॉस और डीप टेंडन रिफ्लेक्स, कॉन्स्टिपेशन, इडिमा, हेयर लॉस, फिर स्किन ड्राइनेस, स्किन ड्राई हो जाती है, हेयर लॉस, कॉन्स्टिपेशन, फैटीग और हाइपोथर्मिया सर। हाइपोथर्मिया, डिक्रीज टेम्परेचर है ना? यस सर। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा ब्रेडी सर। कार्डियक, कभी कोई पेरिकार्डियल एक्सीडेंट हो जाता है, डिक्रीज पल्स रेट, फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन, सब पता तो है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन और ये इतने सारे हो गए इसके। और कुछ होते हैं हाइपोथायराइडिज्म में? एनीमिया होता है, एनीमिया हो जाता है ओवर ए कोर्स ऑफ द टाइम। जो हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होगा ना, उसमें एनीमिया भी मिल सकता है, ठीक है। और क्या मिल सकता है एनीमिया के अलावा? हाइपोथर्मिया बता ही दिया, और हेयर लॉस हो गया। मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन का मतलब क्या होगा? डिक्रीज आईक्यू। सर इनफर्टिलिटी भी तो होती है। पहले रुको, मेंटल रिटार्डेशन जो होता है वो अगर किसी बच्चे में हो जाए, मान लो कोई मदर है, उस मदर को हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसके शरीर में क्या होगा कि T3 T4 कम होगा, और वो थायराइड की डिफिशिएंसी बच्चे में भी चली जाएगी, उसको भी थायराइड हार्मोन नहीं मिलेगा, तो उसके जो है डेवलपमेंट कम होगा, है ना। एंटीनेटल डेवलपमेंट कम होगा, और एंटीनेटल डेवलपमेंट कम होगा तो उसका थायराइड का काम क्या था? मेन काम कहाँ करता है ये? मेटाबॉलिज्म में किस जगह काम करता है? एनाबॉलिज्म में ज़्यादा इसका रोल है। तो अगर ये एनाबॉलिज्म में इसका रोल है तो ये क्या करेगा कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गन एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड एवरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम है हमारे शरीर में, सबके ऊपर ये असर डालता है। तो जब बेबी छोटा होता है तो उसको एनाबॉलिज्म की ज़्यादा जरूरत होती है कि कैटाबॉलिज्म की? एनाबॉलिज्म। छोटे से वो बड़ा हो रहा है तो क्या होता है कि उसको डिफरेंट जो हिस्से उसके सिस्टम बन रहे हैं, चाहे वो सीएनएस है, चाहे उसका वो और भी सारे सिस्टम है, उसके सब के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो उसका जो ब्रेन है ना, वो उतना डेवलप नहीं हो पाता है, तो उसके मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है उन बच्चों में, ठीक है। और वो बच्चा जो होता है वो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म अगर हो गया, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, तो उसको एक नया टर्म दिया गया, उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म है ना, ठीक है। इसमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है फोटो में, है ना, वो बड़ा हंसता हुआ स्वभाव का बच्चा होता है, हंसता रहता है। उसकी कभी फोटो देखना, क्रिटिनिज्म की गूगल करके देखना फोटो, छोटा बच्चा होगा हंसता हुआ, एक फूला सा चबी सा बच्चा होगा। देखा है किसी ने क्रिटिनिज्म? नहीं देखा। उसका नाम क्रिटिनिज्म क्यों पड़ा है? इसको बोलते हैं क्रिस्ट लाइक। क्रिस्ट लाइक मतलब क्या हुआ? क्रिस्ट क्या है? अरे जो इनके क्रिश्चियन के जो वो होते हैं गॉड, उनको क्या बोलते हैं? तो वो क्रिस्ट लाइक का मतलब हुआ कि जो भगवान की तरह हो और कभी कोई पाप नहीं, जिसने सिन ना किया हो। तो जो फुलिश होगा, जो मुद्दू होगा, वो क्या करेगा? कभी कोई गलती नहीं करेगा, अपराध नहीं करेगा, मूर्ख है ना वो, तो उससे कभी कोई अपराध नहीं होगा। वो जो भी करेगा वो फुलिश काम करेगा, और जो बुद्धिमान होता है वो क्या करता है? अपराध करता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा दिमाग है। तो इसका वहां से एक ये मीनिंग निकाला हमने, इसलिए बता दिया तुम लोगों को कि कहीं कहीं ये जो है यूज किया गया है। ये बच्चा इतना फुलिश होता है कि ही कैन नॉट डू एनी क्राइम, और जो क्राइम नहीं करते हैं वो क्या होते हैं? गॉड होते हैं, ठीक है। तो ये डिक्रीज आईक्यू जो है, ये इसका बहुत खतरनाक वाला मैनिफेस्टेशन है। भाई ग्रोथ नहीं हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी का आईक्यू कम हो जाए
तो उसमें बहुत दिक्कत हो सकती है थ्रू आउट द लाइफ, जब तक वो जिंदा रहे। इसलिए जो लेडीज़ होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो एएनसी पीरियड में, उनका सबका थायराइड हार्मोन लेवल कराया जाता है। और थायराइड हार्मोन का जो कट ऑफ है वो भी बहुत कम रखा गया है कि अगर किसी का 5 से ऊपर TSH चला गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन एंटीनेटल टाइम प्रेग्नेंट वुमेन का, तो उसको थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट देना पड़ जाता है। ठीक है, जबकि हम लोगों को में नॉर्मल अगर हम लोग अपना टेस्ट कराते हैं तो 10 से ऊपर, अगर 10 से ऊपर है तो हमें थायराइड हार्मोन का सप्लीमेंट लेना चाहिए। ठीक है, तो वो रूटीन जो चेकअप होते हैं उसमें जो थायराइड हार्मोन का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, कुछ लोग कराते नहीं है, लास्ट में पता चला कि उनका थायराइड हार्मोन 100 से ऊपर चला गया है, तो क्या होगा? बच्चा तो मेंटली टार्गेट हो गया, बच्चे का क्या होगा? ब्रेन नहीं डेवलप कर पाएगा, ये न्यूरॉन्स क्या होंगे? बन पाएंगे न्यूरॉन्स? नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए थायराइड हार्मोन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वहीं पे आता है जब जीवन जो शुरू हो रहा होता है ना। उसके बाद धीरे धीरे करके जीवन जब आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो फिर उसका इंपॉर्टेंस कम होने लगता है। तब तो फिर नमक खाते ही सब लोग, आयोडीन वाला। अच्छा, मान लो आयोडीन वाला नमक जब पहले नहीं था, तब कैसे मिलता था लोगों को आयोडीन? तब कैसे थायराइड हार्मोन सिंथेसिस होता? क्योंकि ये थायराइड हार्मोन जो है, इसके लिए आयोडीन की जरूरत होती है हमेशा। ये बिना आयोडीन के ये हार्मोन नहीं बन सकता। इसका नाम ही होता है ट्राई, क्या पूरा नाम है इसका? ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो इसमें थायरोन जो एक अमीनो एसिड है हमारी बॉडी में, वो अमीनो एसिड जो है, ये जो है आयोडीन के साथ 3 ओर से जुड़ा हुआ है ना, अलग ट्राई आयोडो, 3 आयोडीन के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ये आयोडीन इसके लिए मस्ट है, इसके बिना ये हार्मोन बन ही नहीं सकता। तो हमें आयोडीन, मान लो नमक जब नहीं था, टाटा नमक तो बाद में आया, उसके पहले कैसे लोगों को मिलता था आयोडीन? क्या सोर्स है आयोडीन का? मान लो अगर तुम नमक, कोई बहुत नमक कम खाता है या नहीं खाता है, तो कहाँ से हम लोग को आयोडीन मिलता है? ये जो है ट्रेस एलिमेंट कहलाते हैं। ट्रेस एलिमेंट, जो हमारे बॉडी में कुछ ट्रेस एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हम लोग जानते नहीं है कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, लेकिन उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उन ट्रेस एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं? आयोडीन तो आता ही है, साथ में ये आता है कॉपर, फिर आता है मॉलिब्डेनम, फिर आता है आयरन, फिर आता है आयोडीन तो है ही, और कौन सा आता है? मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम। फिर उससे कम आते हैं कैल्शियम और पोटेशियम। इसमें जो मैंने लिख दिया ना, ये हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोग खा रहे हैं, कॉपर खा रहे हैं, कैल्शियम खा रहे हैं, कोई देखता है खाते समय कि क्या जा रहा है, लेकिन इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है शरीर के अंदर। कोई एक ऐसी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन बता दो जिसमें कैल्शियम की जरूरत ना पड़ती हो। ब्लड क्लॉटिंग से लेके हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन तक, सब में कैल्शियम की जरूरत है। आप देख लीजिए, हर जगह कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। पोटेशियम, पोटेशियम का क्या है? पोटेशियम, सारे के सारे चैनल पोटेशियम डिपेंडेंट हैं, सारे के सारा नर्व कंडक्शन पोटेशियम डिपेंडेंट है। इसके बिना हम काम ही नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों को ये मिलता कहाँ से? पोटेशियम फ्रूट से मिल जाता है। कैल्शियम कहाँ से मिलता है? मिल जाता है फ्रूट्स वगैरह में, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं। तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है उसमें सबसे ज़्यादा रिच सोर्स क्या होता है? आयरन। तो ये आयरन हमें वहाँ से मिल जाता है। और आयरन का क्या सोर्स है? जैसे मान लो ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो केवल जाड़े में दिखाई देती है, गर्मी में तो गायब हो जाती है। तो गर्मी में कहाँ से मिलता है हम लोगों को आयरन? सेब इतना महंगा है, कोई खा नहीं पा रहा आजकल। हाँ, एक वो सोर्स है, लेकिन अब आयरन की कोई यूज़ नहीं करता, सब लोग वो वाली यूज़ कर रहे हैं। कौन सी? स्टेनलेस स्टील या वो जो नॉन स्टिक, उसमें उल्टा नुकसान वाली चीज़ें रहती हैं।
तो आयरन हमें मिलता है जनरली पोटैटो से, तुम लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जो हम लोग खाते हैं ना आलू, उसमें भी आयरन रहता है, अच्छा अमाउंट में रहता है। अगर तुम आलू काट के रख दो तो उसका रंग क्या होता है? काला पड़ जाता है। क्यों काला पड़ जाता है? आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो एटमॉस्फेयर की एयर लेके ऑक्सीडाइज करके वो रंग चेंज कर लेता है अपना, सफ़ेद से काला हो जाता है ना। तो बहुत सारे केमिकल्स और ये मिनरल्स और ये हम लोगों को मिल रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम लोग को मिल रहे हैं और हम लोग खा रहे हैं, खुश हैं। जिस दिन मिलना बंद होंगे उस दिन क्या होगा? इसलिए हम लोगों का जो नेचर है वो इतना बैलेंस्ड है, इतना फाइन बैलेंस्ड है कि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल है। और किसी प्लेनेट में ये सब नहीं है। है लाइफ है और जगह? मार्स में है? नहीं है। और कहाँ कहाँ लाइफ है? यहाँ पे लाइफ इसलिए है क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो हमें मिल रहा है। जिस दिन वो रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा उस दिन हमको एक्सटेंड होना पड़ेगा विद इन फ्यू डेज। लेकिन ह्यूमन क्या सोचता है कि हम मेरी वजह से चल रहा है सब कुछ, ये नहीं जानता है कि और चीज़ों की वजह से हम चल रहे हैं। कभी तुम थैंकफुल हुए हो इस मिट्टी के लिए कि जिसमें आलू उग रहा है, उसमें से हमें आयरन मिल रहा है, या हमारे जो एनिमल्स है जो हमें दूध दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं? ये तो हमें कैल्शियम कहाँ से मिलता? अगर मालूम ना रहता कैटल्स तो मिलता? कैटल्स को ख़त्म कर दो, सब हटा दो, बोलो कैटल्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग रहेंगे, तो हमें क्या कैल्शियम मिलेगा? शौक करते हो? ठीक है। तो और कौन कौन से सिम्टम हाइपो में बचे रह गए? अब जैसे कॉपर है, देखो कॉपर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके साथ मिलके ये करता है सारी की सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होती हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शन समझते हो क्या होता है? एंजाइमेटिक रिएक्शन का मतलब होता है कि जैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब एटीपी में कन्वर्ट करना होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसमें कितने सारे एंजाइम यूज होते हैं, है ना। क्रेब साइकिल ऐसे घूम घूम के बनाई जाती है। तो वो क्रेब साइकिल के अंदर जो एंजाइम होते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये उस सब में ये सब एलिमेंट का भी यूज होता है। मॉलिब्डेनम, कॉपर, ये क्या करते हैं? एज ए उसके एंजाइम के पार्ट होते हैं वो, है ना। वो पार्ट्स इनमें अगर नहीं रहेगा तो वो एंजाइम नहीं अच्छे से काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं ना, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये ग्वाइटर तो पता ही है, ग्वाइटर हो जाता है, वो भी एक तरह का क्या है? साइन है कि सिम्टम है? सिम्टम है। पेशेंट आता है कि हमें देखो ये क्या हो गया, इस साइन नहीं, तुम देखते हो कि ये क्या हुआ। साइन और सिम्टम में अंतर समझ में आया ना क्या होता है? सिम्टम मतलब तुम बोलोगे कि हमें बुखार आ रहा है, और साइन का मतलब होगा कि हम थर्मामीटर डाल के देखेंगे तुम्हें बुखार है कि नहीं है, समझ? तो ग्वाइटर क्या है? ये साइन है कि सिम्टम है? साइन भी है, सिम्टम भी है। तुम देख इन्वेस्टिगेशन में एक ही इन्वेस्टिगेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है T3, T4 और TSH। इसको फास्टिंग यानी खाली पेट कराना चाहिए, इसे हम थायराइड प्रोफाइल में बोलते हैं, ठीक है। और अदर इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हैं थायराइड वाले पेशेंट में? और अदर इन्वेस्टिगेशन CBC करा लेना चाहिए, ये पता चल जाएगा कि एनीमिया है कि नहीं, हीमोग्लोबिन करा लेना चाहिए, ठीक है। और क्या करा सकते हैं? आयोडीन लेवल कराना चाहिए। अच्छा, ये आयोडीन के अलावा और कोई बीमारी से भी होता है? बहुत सारी बीमारियों से हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म, मतलब ईटियोलॉजी इसकी और भी है। नहीं, मेंटल स्ट्रेस नहीं, इसमें मतलब क्या होता है देखो बता देते हैं उसको भी। जैसे हमारी थायराइड ग्लैंड है ना, तो इसका काम है थायराइड हार्मोन को सिंथेसिस करना। तो ये छोटी छोटी इसके अंदर सेल्स होती हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है सेल्स का नाम? इसके किनारे पर पैराथायराइड ग्लैंड भी होती है, थायराइड के चारों तरफ। इस सेल्स का एक स्पेशल नाम होता है, सी सेल्स का नहीं, चलो थायराइड सेल्स समझो इनको, है ना। टी सेल्स, टी सेल बोलते हैं।
वो तो थाइमस में होता है, थाइमस में जाता है वो टी सेल बनने, थायराइड में नहीं आता। ये जो सेल्स हैं जो ये बना रही है, जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड के ऊपर अगर किसी वायरस का अटैक हो जाए या किसी वजह से ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ये ग्लैंड डिस्ट्रॉय होने लगे, मतलब इस ग्लैंड का फंक्शन, इस ग्लैंड को कोई खत्म करने लगे, तो ये क्या होगा, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये क्या होगा, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस नहीं होगी। अगर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा, थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। तो उस तरह की कुछ बीमारियों के नाम भी होते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस या वायरल थायराइडाइटिस। तो ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस जो है वो कॉमन है इंडिया में, उसे बोलते हैं हाशिमोटो थायराइडाइटिस, हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, नाम सुना है ना, बहुत कॉमन है, ज़्यादा रेयर नहीं है और ज़्यादातर फीमेल्स में ये होता है हाशिमोटो थायराइडाइटिस। किसी का भी अगर TSH 50-100 से ऊपर चला जाए, 50 भी चला जाए, 20 भी चला जाए, तो उसमें एक एंटीबॉडी टेस्ट कराना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं एंटी-TPO। ये थायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडी जो इसको सिंथेसिस में यूज होती है उसका लेवल बढ़ा हुआ आता है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे एंटीबॉडी बन गए हैं जो इस थायराइड हार्मोन को ही डिस्ट्रक्ट, इस ग्लैंड को ही डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये ग्लैंड डिस्ट्रक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली थायराइड हार्मोन का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट ओनली कि हमने नमक खा लिया है, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं तो हमारा थायराइड हार्मोन मेंटेन रहेगा, अदर डिसीज की वजह से भी एक लेवल कम हो सकता है। ठीक है, तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस जो बोलते हैं, जिसे ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है, उसमें भी ये लेवल कम हो जाता है। ये बीमारी है एक तरह की। दूसरा होता है एक वायरल थायराइडाइटिस, सब एक्यूट थायराइडाइटिस। तो उन सब में भी ये क्या होता है, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कम हो जाती है। ठीक है, और कोई ऐसी प्लांट, ऐसा कोई केमिकल है जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को कम कर देता है? जैसे तुम आयोडीन खा रहे हो और अच्छा खाना खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, तुम्हें लग रहा है हमें थायराइड नहीं होगी, लेकिन फिर भी हो गई। फिर तुमने ये टेस्ट करा लिया एंटीबॉडी का, वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सुना? डॉक्टर तो सभी लोग हैं यार इंडिया में, सुना तो हो गई। ये जो होती है ना अपनी कैबेज, बंदा गोभी जिसे बोलते हैं, उसमें एक केमिकल होता है थायोसाइनेट। वो इस जो सिंथेसिस होती है थायराइड हार्मोन की, इसको, इस स्टेप को जो है वो रोकता है। कॉलीफ्लावर ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं ना, उसमें एक केमिकल होता है थायोसाइनेट बोलते हैं उसको, थायोसाइनेट। तो थायराइड प्रोफाइल आपने करा लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट में बस एक ही दवा है इसकी, थायरॉक्सिन, जिसे आर्टिफिशियल थायराइड का ये सब्स्टिट्यूट है। थायरॉक्सिन टैबलेट कितने एमजी से शुरू होती है, मिलीग्राम में आती है, एमजी में आती है कि ग्राम में आती है? एमजी में आती है। कितने एमजी की मिलती है? 25 मिलीग्राम पक्का? ये हम सही लिख रहे हैं? 25 मिलीग्राम की आती है, 50 की, 100 की भी आती है मिलीग्राम में, पक्का? 25 की नहीं आती, 25 इज टू हाई, 25 मिलीग्राम इज टू हाई। ये आती है माइक्रोग्राम में, 50 माइक्रोग्राम में इसकी डोजिंग होती है, माइक्रोग्राम, बिकॉज इसका रिक्वायरमेंट बहुत कम है। ये आयोडीन का रिक्वायरमेंट, थायराइड हार्मोन का रिक्वायरमेंट बहुत कम है, ये ट्रेस एलिमेंट है। इसकी आप कभी डिब्बी देखिएगा तो उस पर लिखा रहेगा 25 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम में नहीं आती है, मिलीग्राम इज टू हाई। तो ये सब माइक्रोग्राम में आते हैं। स्टार्टिंग डोज 25 से भी कम आती है, 12.5 की भी आती है, 50, 100 और 75, 88 सब आती है। हाँ 88 भी आती है, 125, 150, है ना। तो ये सब माइक्रोग्राम में इसकी डोजिंग है, मिलीग्राम में नहीं।